हेलो एवरीवन, आई एम संजीव कुमार एट नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हम पिछले 2 दिन से लगातार कंटिन्यूस ज्योग्राफी प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करते चले आ रहे हैं। आई होप you are getting sufficient clarity within all these questions. Further, facts and concept as much as possible, we are trying to accomplish them or to understand them well. Now I am proceeding ahead. मैंने पिछले 2 क्लासों में 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, मैं क्वेश्चन नंबर 51 लेता हूं। जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ रेज, या जो भी कुछ आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, देखो यहाँ पर फूनिक्स मार्स लैंडर, इसका मतलब है कि मार्स पर फूनिक्स मिशन भेजा गया है या फूनिक्स लैंडर लैंड हुआ ऑन सरफेस ऑफ मार्स। अब ये कब लैंड हुआ? देखो, जब भी हम मार्स मिशन भेजते हैं, ये नासा ने भेजा, हमने मंगलयान भेजा है। आपने मूवी भी देखी होगी मंगलयान, दैट इज वेरी नाइस मूवी। तो उन्होंने जनरली एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है मिशन को कि वहाँ पर पहले आइस फाइंड आउट हो सके, अगर वाटर है तो वाटर, एटमॉस्फेयर, या फिर मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर फाइंड आउट होंगी तो इसका मतलब है लाइफ इज पॉसिबल ओवर देयर। यही मार्स लैंडर फोनिक्स का मेन टारगेट था। इंडिया केवल ऑर्बिटर मिशन भेजा है, लैंडर नहीं। हमने लैंडर भेजा है मून पर। तो ये मून पर अभी रिसेंटली हमें फाइंड आउट हुआ कि आइस सीट हैं ओवर साउथ पोल्स, पर्टिकुलरली इन सब सरफेस क्रेटर्स। तो डेट का वैसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ये पीसीएस वाले एग्जाम पूछते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है, तो हमें याद होना चाहिए या फिर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि 26 मई में इसको भेजा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी, 26 मई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 52 पर। द मून ऑफ प्लेनेट जुपिटर वर डिस्कवर्ड बाय। तो देखो, कौन ऐसा पर्सन है, आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसने सम ऑफ द लार्जेस्ट मून्स को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया। तो जब भी आप यहाँ पर जुपिटर की बात करते हो तो गैनीमीड की बात करते हो, लार्जेस्ट मून ऑफ ऑल द प्लेनेट और पर्टिकुलरली जुपिटर। फिर लो यूरोपा। तो ये सम ऑफ द लार्जेस्ट मून किसने डिस्कवर किया था? ये था पर्सन गैलीलियो। तो गैलीलियो ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये कुछ लार्जेस्ट मून को देखा और लोगों के सामने प्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन सा लार्जेस्ट प्लेनेट है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और आई थिंक यू नो वेरी वेल कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, या क्या ऑर्डर है लार्जेस्ट टू स्मॉलर, सबसे ज़्यादा मास किसके पास है, सेकंड पोजीशन पर कौन है। तो ये सब रफ क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी माइंड में, और काफ़ी इजी भी है, एक दो बार पढ़ोगे पूरी तरह से मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो देखो, चाहे वो लार्जेस्ट है, हैवीएस्ट है, कुछ भी, वो है जुपिटर। अब ये लार्जेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर साइज से मतलब है। साइज का मतलब है डायामीटर, कि इसका डायामीटर कितना है। तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, लेकिन 1,43,000 किलोमीटर आप इसका डायामीटर कंसीडर कर सकते हैं। बट इस फैक्ट की बिल्कुल भी एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल यही जान लीजिए कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो जुपिटर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 54 की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट प्लेनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट प्लेनेट। अब हैवीएस्ट प्लेनेट या फिर लार्जेस्ट प्लेनेट, दोनों देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि यहां पर एक ही है और वो है जुपिटर। मतलब जनरली ऐसा होता है
कि जो सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट का मतलब बिगेस्ट, बिग इन साइज, और हैवीएस्ट का मतलब हैवी इन वेट, मीन्स हैविंग लार्ज या लार्जेस्ट वेट। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा किसका वेट है। तो जनरली नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मानो जिसका साइज बड़ा होगा उसका वेट है ज़्यादा होगा जनरली, बट नॉट ऑलवेज। अब यहाँ पर जुपिटर का साइज इतना बड़ा है कि अदर प्लेनेट को कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे मानो जैसे एक वाटरमेलन तरबूज ले लिया आपने और दूसरी जगह मस्क मेलन ले लिया, खरबूज ले लिया, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो आप देखते हैं कि तरबूज खरबूज से कई गुना ज़्यादा वेट रखता है। तो वैसे ही यहाँ पर कंसीडर करें कि जुपिटर जो है वो तरबूज है, बाकी अदर प्लेनेट वो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज मतलब खरबूज हैं, या फिर छोटा सा मरकरी वगैरह को आप, या प्लूटो वगैरह को आप लेमन भी कंसीडर कर सकते हैं जो काफ़ी स्मॉल है। तो यहाँ पर हैवीएस्ट और लार्जेस्ट दोनों ही एक है, वो है जुपिटर। तो ये भी एक कह सकते हो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, और आई होप यू हैव अटेम्प्टेड करेक्टली। देखो वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हो, बाकी आप मेरे साथ अटेंड कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए, और सही आंसर आइडेंटिफाई कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा एग्जैक्टली सही आंसर है। देखिए वीडियो के एंड में कि कितना सही आपने किया, कितना गलत किया, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन मत निकालिए। अगर ज़्यादा गलत हुआ है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, अगर ज़्यादा सही हो गया तो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या उछलने की बात नहीं है। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अभी बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी आएंगे फ्यूचर में। तो अगर आपसे बहुत अच्छा ज़्यादा सही हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पर्पज है लर्निंग, और सही लर्निंग, करेक्ट लर्निंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखो कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब मैंने स्टार्टिंग प्रीवियस क्लासेस में एक ऑर्डर बताया था आपको, जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर just sent us planets, या just sent us pizzas, कुछ भी। तो यहां पर देखो कि कौन सा पास में है। अब आपने ये वाला सन कंसीडर कर लिया, अब इसके चारों तरफ क्या है, ये इस तरह से ऑर्बिटल पाथ हैं। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल पाथ कंटिन्यूसली ऐसे हैं। तो पास में इधर देखो तो मरकरी, माई फॉर मरकरी, यहाँ पर देखो तो वी फॉर वीनस, यहाँ पर देखो तो एजुकेटेड मीन्स अर्थ, फिर इधर देखोगे तो जुपिटर, और इधर देखोगे तो सैटर्न। सैटर्न के बाद फिर ये वाली जो रिंग आएगी उसमें यूरेनस, और उसके बाद फिर प्लूटो भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन प्लूटो टेक्निकली ये ड्वार्फ प्लेनेट है। प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। तो यहां पर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो देखोगे कि मैक्सिमम टाइम वन रिवोल्यूशन में किसको लग सकता है। तो टेक्निकली जो जितना ज़्यादा दूर होगा, देखो ये इसके आसपास घूमेगा तो जल्दी मरकरी सबसे फास्ट टाइम में कर लेगा, लगभग 88 डेज में। वीनस को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, अर्थ को यहाँ 365 डेज लगेगा, और जुपिटर को और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टेक्निकली यहाँ पर इन सभी में देखा जाए तो यहाँ पर ये मार्स भी है, हमने मार्स मिस कर दिया। एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस 9 प्लेनेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है मैक्सिमम टाइम का फ्रॉम मिनिमम टाइम, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो फिर से आंसर देखो जुपिटर आ गया। हमें 3 क्वेश्चन में लगातार जुपिटर जुपिटर हमारा आंसर रहा है। जिन लोगों ने तुक्के लगाए होंगे बी करके तो उनका भी बड़ा सही हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 56 पर आते हैं। द रिंग ऑफ जुपिटर इज कंपोज ऑफ, जो रिंग है जुपिटर की
उनमें क्या है, क्या कंपोज किया है इन्होंने। तो रिंग किसकी बनी हुई है, तो ये रिंग जो है वो सिलिकेट की बनी हुई है। काफ़ी लंबे समय तक ये जुपिटर के बारे में आइडिया ही नहीं लगा कि इसके पास में रिंग है या नहीं है, लेकिन बाद में वॉयेज या स्पेस मिशन या जुपिटर मिशन की मदद से ये आइडेंटिफाई किया गया कि इसके पास रिंग तो है, लेकिन ये रिंग थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और दिखती नहीं है। मतलब डिस्टेंस से बिल्कुल नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हैं, विच आर मेड अप ऑफ सिलिकेट। ये सिलिकेट की बनी हुई है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। कुछ लोगों को लगता होगा या जिन लोगों ने तुक्का मारा होगा कि जिस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव है तो ऑल ऑफ दी एबव मार दो, ज़्यादातर सही हो जाता है। देखो, अगर बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप फेल होने वाले हो, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही सही बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, रिस्क लेना है, तो उस केस में ऑल ऑफ दी एबव वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो और मार्क कर सकते हो। 60% चांसेस हैं कि सही होगा वो, लेकिन 40% ये भी चांसेस हैं कि वो सही नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं है सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। जुपिटर है या सैटर्न है या मार्स है या वीनस है, ये कौन सा है। तो टेक्निकली ये देखोगे यहाँ पर तो जुपिटर है, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं यहाँ पर जुपिटर के पास। ठीक है, बीच में आपको कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट लग रहा होगा कि सैटर्न है। देखो, दोनों ही लोग सही हैं। जिन लोगों ने सैटर्न मार्क किया है वो भी सही है, लेकिन करंटली जुपिटर एक्सीड कर गया है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो लगभग 284 मून्स को प्रिडिक्ट किया जा रहा है अभी अभी, बट हम इसको एग्जैक्ट नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सैटर्न का 100 प्लस समथिंग है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कह सकते हो कि 2 गुने से भी ज़्यादा मून्स हैं जुपिटर के पास जितने सैटर्न के पास हैं। मार्स के बारे में आप जानते ही हो कि 2 फोबोस डीमोस हैं और वीनस के पास कुछ भी नहीं है। हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स डजेंट हैव सैटेलाइट्स या मून्स, तो उसमें 2 प्लेनेट कंसीडर किए गए थे, पहला मरकरी था और दूसरा वीनस था। तो इसका आंसर भी फिर से जुपिटर। आज कुछ जुपिटर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब आया हमारा टाइम सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, तो ये देखना पड़ेगा। इट इज़ हाउ मच, गैस कीजिए। देखो, मरकरी सबसे कम टाइम लेता है, नेपच्यून सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, सैटर्न की पोजीशन कहाँ आती है, यूरेनस से पहले आती है। तो आपको देखना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा कि डेफिनेटली अर्थ से ज़्यादा टाइम लेगा और यूरेनस से कम टाइम लेगा, या सैटर्न से सैटर्न जुपिटर से ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब ऑप्शन सी ही करेक्ट है यहाँ पर। और ऑप्शन डी से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी एक रफ आइडिया रखिए, आपको जैसे जैसे मून मतलब सन से दूर जाते हैं आप, उतना ही रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। मतलब उतना ही कह सकते हो कि साल लंबा होता जाता है। अगर आप नेपच्यून पर हो तो इंटायर लाइफ में एक भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे, और अगर आप मरकरी पर हो तो हर 88 डेज बाद आप एक बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। तो इसका मतलब है कि लगभग अर्थ के एक साल में आप कम से कम 3 बर्थडे सेलिब्रेट कर लोगे वहां पर। ठीक है, इवन 4 आप बर्थडे सेलिब्रेट कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज रिंग अराउंड इट। अब कौन सा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ रिंग है। देखो, अर्थ के चारों ओर रिंग है नहीं, हमें दिखाई नहीं देता है। मरकरी के पास भी नहीं है, मार्स के पास, तो बचा सैटर्न। तो एक ही ऑप्शन है, इजी था, काफ़ी सिंपल था, लेकिन बहुत पहले भी पूछा गया है, तो
उस समय का स्टैंडर्ड यही था। आज के समय पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है ज़्यादातर क्वेश्चंस का, लेकिन अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रेस्पेक्ट टू 50 टू 59 जस्ट लेट मी नो। अब मैं ग्रेजुअली प्रोसीड कर रहा हूँ 60 की तरफ। आई होप यू गेट थॉरो अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, एंड you have improved your confidence by attempting answers correctly. Now, after 7 years of its journey, इसके spacecraft 7 साल जर्नी के बाद ये स्पेसक्राफ्ट है कैसनी। इसका नाम है कैसनी। तो कैसनी स्टार्टेड इट्स रिवोल्यूशन इन जून 2004 अराउंड विच प्लेनेट, मतलब ये किस प्लेनेट की तरफ मिशन या स्पेस जर्नी या स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। क्या ये जुपिटर था या सैटर्न था? अभी तक क्वेश्चन हम जुपिटर पर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो अब बारी है सैटर्न की। अब बारी है सैटर्न की। तो देखो इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत लंबा समय लेता है। तो 7 साल लगे इसकी जर्नी को, और पर्पज वही था जैसा जुपिटर, मार्स या डिफरेंट अदर वॉयेजर्स स्पेसक्राफ्ट या मिशंस का रहा है। वहाँ पर एक्सप्लोर करना वाटर, एटमॉस्फेयर, मिनरल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ। तो सेम नाउ प्लेनेट सैटर्न। अब देखो प्लेनेट सैटर्न गर्म है किसी से या ठंडा है किसी से। अब आप जितना ज़्यादा ये सन है, सन से जितना ज़्यादा दूर चल जाते जाओगे उतना ही कोल्डर टेम्परेचर होगा, सन के जितना पास आते जाओगे उतना हॉटर टेम्परेचर होगा। इधर हॉटर होगा और इधर कोल्डर होगा। तो आप जानते हो यहाँ पर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। तो पोजीशन जो यहाँ पर सैटर्न की आ रही है, सैटर्न की पोजीशन ये वाली आ रही है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ये यूरेनस जो है वो कोल्डर होगा और जुपिटर जो है वो वार्मर होगा। देखो कोई ऑप्शन है यहाँ पर वार्मर देन जुपिटर, तो ऑप्शन डी लग रहा है यहाँ पर। ये कोल्डर होगा जुपिटर से और वार्मर होगा यूरेनस से, या वार्मर होगा नेपच्यून से। ठीक है, क्योंकि ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो फिर वार्मर होगा और इधर जाओगे तो कोल्डर होगा, मतलब जुपिटर से कोल्डर, कोल्डर देन जुपिटर, और वार्मर देन यूरेनस या नेपच्यून। तो ऐसा कोई ऑप्शन है गाइस, देखो, इज कोल्डर देन प्लूटो। यहां इसके बाद में प्लूटो आता है, तो प्लूटो से कोल्डर बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन आउट हो गया। दूसरा है इज कोल्डर देन नेपच्यून। क्या नेपच्यून से कोल्डर है? नहीं, ये तो हॉटर है, नेपच्यून से हॉटर है, तो ये भी वार्मर देन नेपच्यून, तो डेफिनेटली वार्मर है। वार्मर देन जुपिटर, जुपिटर से वार्मर कौन है? मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, तो ये जुपिटर से वार्मर है। सैटर्न जो है वो वार्मर है देन नेपच्यून, तो ये करेक्ट आंसर है प्लेनेट सैटर्न का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो जिन लोगों ने सी अटेम्प्ट किया है करेक्ट है, बाकी अदर रॉन्ग है। अब देखो टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लेनेट। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून। ये टाइटन किसका लार्जेस्ट मून है? जैसे हमने गैनीमीड पढ़ा था तो वो जुपिटर का था, तो टेक्निकली ये जुपिटर का तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वीनस के पास है नहीं। मार्स, फोबोस, डीमोस हम जानते हैं, तो बचा एक ऑप्शन, शायद सैटर्न ही होगा। और वैसे भी टाइटन आप घड़ी से एसोसिएट कर सकते हो कि सैटर्न पर सबसे पहला एक टाइटन का घड़ी चारों ओर सैटर्न के चक्कर लगा रहा है, तो बस ऐसे आप एसोसिएट करो तो आपको याद रहेगा। और वैसे भी 4-6 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन याद करने में थोड़ा एक्टिव रिकॉल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाइए। पैसिव लर्निंग या बार बार रिपीटिशन, देखो रिपीटिशन इज नेसेसरी,
क्योंकि विदाउट रिपीटिशन इंफॉर्मेशन विल नॉट रिमेन इन योर माइंड, बट जस्ट रिपीटिशन विल नॉट हेल्प, एक्टिव रिकॉलिंग विल हेल्प यू। एक बार पढ़ो, बुक को बंद करो और अपने आप से एक्सप्लेन करो या राइट करो ओवर द पेपर, ये आपको अच्छे से हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा इन लॉन्ग रन। अब देखो, फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, कितना टाइम लेगा? तो आप कंसीडर करो आपके कितना साल लेना चाहिए यूरेनस को। हमने पिछले सैटर्न में देखा था 29.5, हमने नेपच्यून का भी आइडेंटिफाई कर लिया कि लगभग 165 साल लगेंगे आपको एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करने में ओवर नेपच्यून, और प्रोबेबली लाइफ में एक ही बर्थडे वहाँ पर, अगर आप नेपच्यून पर पैदा हुए हो तो एक ही बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट होगा। चलिए इसका सही आंसर आइडेंटिफाई कीजिए एंड आई एम जस्ट गेटिंग बैक विद इन 30 seconds. Okay guys, so the correct answer here will be 84. The correct answer here will be 84. Now moving ahead, 64 नंबर क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन, तो यहाँ मैं तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ पर लार्जेस्ट होगी। प्लेनेट की बात करें तो नेपच्यून होगा, लेकिन ड्वार्फ प्लेनेट को भी इंक्लूड कर लें। देखो वैसे ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय प्लूटो भी एक प्लेनेट कंसीडर किया जाता था, मतलब प्लूटो को भी लोग एज ए प्लेनेट मानते थे। अब उन्होंने क्यों मानना छोड़ दिया इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ। तो प्लेनेट आता है तो नेपच्यून, और ऑल आता है तो फिर प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू टाइम प्लूटो होगा। प्लूटो ईयर इज लार्जेस्ट ऑन, वैसे भी इन्होंने प्लेनेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सभी एंगल से लास्ट में या प्रेजेंट में, मतलब 1994 में जब क्वेश्चन पूछा गया तब, या आज के समय पर इन 2026, आंसर विल बी प्लूटो। अगर यहाँ वो प्लेनेट लगा देते या ड्वार्फ प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी, तो आंसर फिर डिफर कर सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, ये 15th क्वेश्चन है हमारा। विच प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, तो कौन सा लेगा भाई? ये भी 2004 में कंसीडर किया गया है, और 2006 के बाद में हमने देखा कि प्लूटो को आउट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पर फिर से हमें प्लूटो, पहले जुपिटर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए, फिर नेपच्यून से रिलेटेड, और अब हम देख रहे हैं कि प्लूटो। तो टेक्निकली यहाँ पर प्लूटो होगा, विच टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, मोर देन नेपच्यून, मोर देन जुपिटर, मोर देन यूरेनस, सभी से ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर अब देखो 15 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो, बाकी आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, और कोई भी गाइडेंस, सपोर्ट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारे पास ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम के एक्सपर्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, प्लस करियर काउंसलर भी हैं, और स्टूडेंट मेंटर्स भी हैं, तो प्रोबेबली यू कैन कॉन्टैक्ट। अब 66 पर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट, तो इसमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है? न्यू डेफिनेशन एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, देखो किसी सेलेस्टियल बॉडी को, एक सेलेस्टियल बॉडी है, अब इस सेलेस्टियल बॉडी को क्या ये प्लेनेट होगा या ये नॉट प्लेनेट नहीं होगा? ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इन्होंने 90s में डिटरमाइन किया कि प्लूटो जो है एक प्लेनेट है, फिर 2006 में अपना ही डिसीजन बैक कर लिया कि प्लूटो भाई प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट है। तो प्लूटो है ड्वार्फ प्लेनेट।
अब यहाँ पर कहोगे कि सर पहले क्यों कंसीडर कर लिया इसे प्लेनेट, फिर बाद में क्यों एक्सक्लूड कर दिया? ये तो मतलब गंदा व्यवहार हो गया, पहले इज्जत बढ़ा दी फिर बाद में इज्जत उतार दी। ओके, तो प्लूटो को पहले लोग जानते नहीं थे, फिर जानने लगे, उन्होंने कंसीडर किया कि ये भी प्लेनेट है, फिर बाद में लगा नहीं 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 भाई ये तो डॉर्क प्लेनेट है। तो जो इज्जत कमाई वो चली गई, गायब हो गई। अब ऐसा क्या था प्लूटो के पास जो our name is get lost? और अदर प्लेनेट अर्थ क्यों एक प्लेनेट है, नेपच्यून यूरेनस जुपिटर ये क्यों प्लेनेट है? तो IAU ये 3 क्राइटेरिया रखता है, 3 क्राइटेरिया। ये मैं ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ाता हूँ। 3 क्राइटेरिया फॉर प्लेनेट। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लेनेट डिक्लेयर करने के लिए इसके पास 3 क्राइटेरिया है। अब इसमें पहला क्राइटेरिया है, द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी एक सेलेस्टियल बॉडी है और ये सेलेस्टियल बॉडी अगर स्फीयर है, इसकी शेप में स्फेरॉइड है, स्फीयर है, गोल गोल है, राउंड राउंड है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा क्या? इसको कंसीडर किया जाएगा एज प्लेनेट। नंबर 1 एक क्राइटेरिया है ये। देखो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये सारी बॉडी जो है वो राउंड राउंड है, सभी का शेप कैसा है? स्फीयर। सभी का शेप स्फीयर है। तो प्लूटो ने भी क्वालिफाई कर लिया, यूरेनस नेपच्यून और जुपिटर ने भी क्वालिफाई कर लिया। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं यहां पर कि दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि जनरली इट शुड रिवॉल्व, इट शुड रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। मतलब ये सभी सन के अराउंड में, एक सन स्टार है और उसके अराउंड में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये सभी रिवॉल्व करते हैं अराउंड स्टार। ये सभी रिवॉल्व करते हैं अराउंड स्टार, दैट इज सन। ठीक है, अब देखो थर्ड क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर थोड़ा ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर ही लिख लेता हूं। नंबर 3 इसमें है शुड हैव सफिशिएंट वेट टू क्लियर इट्स ऑर्बिट। टू क्लियर इट्स ऑर्बिटल पाथ, इसके पास एक सफिशिएंट वेट होना चाहिए जिससे ये अपने ऑर्बिटल पाथ को क्लियर कर सके। तो यहां पर यूरेनस पास हो जाता है, नेपच्यून पास हो जाता है, जुपिटर पास हो जाता है, प्लूटो फेल हो जाता है क्योंकि प्लूटो कंपैरेटिवली स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी है। ऐसे समझिए कि अगर एक लार्ज बॉडी जैसे ट्रेन है, बहुत बड़ी है, शिप है, अगर इनके सामने कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट आता है तो प्रोबेबली इनकी स्पीड पर, इनकी वेलोसिटी पर और इनके मोमेंटम पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। ये अपनी परफेक्ट स्पीड से मूव करते रहेंगे क्योंकि जो अदर बॉडी इनसे स्ट्राइक की है वो काफ़ी कंपैरेटिवली छोटी है, स्मॉल है, और इनका साइज बहुत लार्ज है। ऐसे ही जो प्लेनेट हैं उनका साइज बहुत लार्ज है और उनसे कोई सेलेस्टियल बॉडी अगर टकराती है तो या तो उसका पार्ट बन जाती है या उनसे दूर चला जाती है, या तो उसका पार्ट बन जाएगी या उनसे दूर चली जाएगी टकरा करके। तो ये क्या करते हैं कि अपने ऑर्बिट को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं और घूमते रहते हैं। प्लूटो का क्या है कि ये ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाता है, प्लस ये कभी नेपच्यून के ऑर्बिट में आता है और कभी नेपच्यून से दूर चला जाता है। तो कभी सबसे फार्देस्ट हो जाता है एज दी
ड्वार्फ प्लेनेट या कभी नेपच्यून फार्देस्ट कैटेगरी में आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन एडॉप्टेड बाय IAU इन 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट, तो ये कैटेगरी है प्लूटो की। आई होप यू गेट थोरो अंडरस्टैंडिंग वाई अ सेलेस्टियल बॉडी इज अ प्लेनेट और नॉट अ प्लेनेट। गेटिंग? इफ यू आर गेटिंग देन एक्सीलेंट। और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, किसी नंबर पर कॉल कर देना और फिर मैम से कह देना कि सर से ये वाला चीज़ डिस्कस करना है, समझना है, या जो भी कुछ आगे प्रोसीड करना है, तो आई विल हेल्प यू। नाउ विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम? स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन है? तो फिर से देखो, ये 1991 में पूछा गया है, तो ये सारे प्लेनेट ही हैं उस समय पर। 2006 के बाद प्लूटो जो है वो आउट हो जाता है। उस समय पर प्लूटो क्या होता है? आउट हो जाता है। तो प्लूटो आफ्टर 2006 इट विल नॉट बी द आंसर स्मॉलेस्ट प्लेनेट, लेकिन 1991 के अकॉर्डिंग प्लूटो इज द करेक्ट आंसर। तो फिर कौन होगा? फिर उसमें मरकरी होगा, तो इसीलिए मैंने स्टार लगाया हुआ होगा, ए स्टार। मतलब यहां पर 1991 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये होगा आपका प्लूटो, और 2026 में पूछा गया तो ये होगा आपका मरकरी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट, टेक्निकली प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट या द डॉट प्लेनेट, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केस में आप प्लूटो ही अटेम्प्ट करके आओगे यहाँ पर, अगर सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है, नॉट स्पेसिफिक है। आई होप आई प्रोवाइड यू थॉरो क्लैरिटी। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो। अब क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। अब देखो वही फिर से दोहरा रहा है, ये सन है, जितना दूर जाओगे वो कोल्डेस्ट, जितना पास आओगे वो हॉटेस्ट। तो कोल्डेस्ट या हॉटेस्ट, ठीक है। तो फिर तुम आर्ग्यू भी कर सकते हो, जैसा हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि मरकरी भले ही क्लोजेस्ट है लेकिन सबसे हॉटेस्ट नहीं है। तो फिर उसमें एटमॉस्फेयर का रोल प्ले हो जाता है कि वीनस के पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या पड़ेगा? नेपच्यून। उससे पहले आपका सैटर्न आ जाएगा, उससे पहले यहाँ पर जुपिटर आ जाएगा, और जुपिटर से पहले मार्स आ जाएगा। तो मार्स हॉटेस्ट, कोल्डर जुपिटर, कोल्डर सैटर्न, और फाइनली नेपच्यून। तो ये होगा नेपच्यून आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अब 69th क्वेश्चन पर चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज द फार्देस्ट प्लेनेट? सबसे दूर फार्देस्ट वाला प्लेनेट कौन सा है? ये 2002 में आया है, 2005 में आया है, और दोनों ही बिफोर 2006 हैं। वैसे भी ऑप्शन में यहाँ पर देखो कौन सा होगा, तो नेपच्यून भी दे रहा है और प्लूटो भी दे रहा है, और दोनों ही फारदेस्ट हैं, लेकिन कभी नेपच्यून दूर होता है तो कभी प्लूटो दूर होता है। ये वाला, ये मोस्ट प्रैक्टिकल आंसर है, मोस्ट रेशनल या प्रैक्टिकल। बाकी अदर जो आंसर्स हैं वो थोड़े पुअर हैं कंपेरेटिवली। अगर ये नहीं होता यहाँ पर तो प्लेनेट कंसीडर करते तो नेपच्यून, अगर सब कंसीडर करते तो फिर प्लूटो। ठीक है, लेकिन टेक्निकली क्योंकि प्लूटो में यही प्रॉब्लम है कि उसका एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, एक वेल डिफाइंड टाइम नहीं है जिसमें ये रिवॉल्व करता है स्टार के अकॉर्डिंग, जिसमें रिवॉल्व करता है अराउंड इस एक्सिस। बाकी सभी प्लेनेट में ये क्राइटेरिया है, वो रिवॉल्व करते हैं तो लगभग एक परफेक्ट टाइम पीरियड में। जैसे हम देखते हैं कि 365 डेज में हमारी ईयर कंप्लीट हो जाती है, और 4 साल के बाद फिर लीप ईयर आती है, एक और दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि 1/4 डे लगभग हमारी जो ईयर कंप्लीट होती है वो 365 एंड 1/4 डे, लगभग 6 आवर समथिंग। ठीक है, तो 6 आवर के आसपास में फिनिश हो जाती है।
कंसिडर करो ये, ऑल्दो प्लूटो इज द फार्देस्ट प्लेनेट, इट्स ऑर्बिटल पाथ एक्सेसिवली एलिप्टिकल अक्रॉस अदर प्लेनेट ऑर्बिटिंग पाथ resulting in period starting from 1979. For 20 years, Pluto is not the farthest planet. So, which planet is the farthest? तो I hope you already have answer of this question. मुझे बताने की जरूरत नहीं है गाइज। तो क्या होगा, पहले ऑप्शन को देखते हैं कि जुपिटर होगा नहीं होगा, तो नहीं लग रहा है। सैटर्न होगा नहीं होगा, नहीं लग रहा है। यूरेनस, तो फार्देस्ट में एक ही बचता है और वो है नेपच्यून। क्यों गाइस, अगर प्लूटो नहीं तो क्या, नेपच्यून। अब देखो निक्स है या हाइड्रा है, आर मून्स ऑफ विच। आपको ये याद होना चाहिए कि निक्स या हाइड्रा मून्स किसके हैं। कंसीडर करें तो ना मार्स का सुना है, ना जुपिटर का, वीनस के पास है नहीं, मरकरी के पास है नहीं, तो ये फिर किसका होगा, प्लूटो का ही बचा, क्योंकि इनके पास है नहीं। और इसका जो है वो गैनीमीड, लो, यूरोपा, कैसनी, तो इस तरह से इसके आपके मून्स हैं। तो बचा फिर प्लूटो, बाय डिफॉल्ट आंसर प्लूटो ही होगा। ठीक है। व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन मून, देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब लैंड किया, यूएसए ने अपोलो 11 मिशन भेजा और उससे बाहर निकले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। रिमेंबर करने के लिए कुछ भी कि नील की आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जो लैंड कर रहा है विद दी हैंड या आर्म्स ओवर मून, ऐसे बस कुछ भी आप याद कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब देखो, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी गाइस किस पर लाई होगा, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर लाइज है, वो मून पर लाइज है, यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहती है, या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो करेक्ट आंसर इज डी। अब एसर्सन रीजन वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। द सेम फेस ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। आपने मूवी का डायलॉग भी सुना होगा और वैसे भी देखा होगा रियल लाइफ में कि हमेशा चांद पर जो दाग है वही साइड दिखता है मून का। ऑलवेज वी नोटिस या एक्सपीरियंस द फेस विथ स्पॉट। तो दिस इज एसर्सन। अब इसका रीजन क्या है, मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस in 23.5 days, which is about same time that takes to its orbit the earth। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई 23.5 डे नहीं लेता है, जितना रोटेशन का टाइम लेता है उतना ही रिवॉल्यूशन का टाइम लेता है। तो रीजन यहां पर गलत होता है, तो क्या सही होगा, एसर्शन सही होगा। इफ रीजन इज रॉन्ग देन एसर्शन इज करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट इसमें से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, क्योंकि 23.5 डेज नहीं लेता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन को, इसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। अब देखो यहां पर एसर्शन ओनली वन साइड ऑफ मून सरफेस इज विजिबल, ओनली वन साइड ऑफ मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। बात सही है। रीजन क्या है इसका, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो यहां पर जो रोटेशन है वही है रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन, ठीक है, रोटेशन इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन। तो ऐसे मानो कि ये एक बॉल है, इसके साइड में ये दूसरी बॉल है। अब जितना ये मूव कर रहा है, मानो ये वाली बॉल ऐसे मूव कर रही है चारों तरफ, और जैसे मूव कर रही है उतना ही थोड़ा आगे बढ़ जा रही है, उतना फिर आगे बढ़ जा रही है। तो ऐसे करके साथ साथ रिवॉल्व भी कर रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। तो हमेशा अर्थ से एक ही साइड
दिख रही है। ऐसे देखो, ये है अर्थ और ये है मून। तो मून की एक्सिस मानो ये है, मून का ऑर्बिटल पाथ लाइक दिस। ये मून का ऑर्बिटल पाथ मान लीजिए। अब इस ऑर्बिटल पाथ में मून जो है अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है लाइक दिस। अब जितना ये रोटेट करता है उतना ही आगे बढ़ जाता है, जितना रोटेट करता है उतना ही आगे बढ़ जाता है। तो आप देखोगे कि यही वाला फेस हमेशा दिख रहा है अर्थ से, सिर्फ और सिर्फ यही वाला फेस दिख रहा है, क्योंकि साथ साथ रोटेशन और रिवॉल्यूशन लगभग परफेक्ट टाइम में मेंटेन कर रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो दोनों करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आज की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट प्लेनेट्स और देयर फैक्चुअल एज वेल एज सम कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को और क्लैरिटी करने के लिए आप एक बड़ी बॉल ले सकते हो और उसके साइड में छोटी बॉल ले सकते हो। अब छोटी बॉल को जितना आगे घुमाओगे उतना ही थोड़ा सा रोटेट करना ऑन इट्स एक्सिस। एक बड़ी बॉल के चारों तरफ घुमाना, जैसे ये पेन है, मानो यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे चल रहा है तो पेन थोड़ा सा इधर हो गया, फिर इधर चल रहा है। या फिर ऐसे मान लो कि एक पर्सन बीच में खड़ा हुआ है, ये एक पर्सन है बीच में खड़ा हुआ है और इसके सामने ये दूसरा पर्सन है। अब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों ओर एक सर्किल में घूम रहा है। तो इसका फेस बिल्कुल इधर है, इधर ही देख रहा है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा टर्न ले लेता है, तो इसका फेस फिर से इधर की तरफ है। फिर इधर आगे बढ़ता है तो फिर से थोड़ा सा टर्न ले लेता है, फिर से फेस इसका इधर ही है। तो इस तरह से आप एक पर्सन को बीच में रख सकते हो और उसके चारों ओर चक्कर लगा सकते हो। अब चक्कर लगाते हुए आपको साथ साथ उसी स्पीड से अपनी एक्सिस पर रोटेट भी होना है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, द ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट इज क्लियर टू यू, and voyages या missions that sent over the Jupiter, over the Saturn are clear to you. So I hope you enjoyed this session. Here we are ending our session. Bye bye, take care.